हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी जो थर्ड यूनिट है फिज़िकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की केमिकल इक्विलिब्रियम उसकी स्टडी करेंगे। ये आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा जाता है वो किन रिएक्शंस के लिए लिखा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिन पदार्थों के अंदर अभिक्रिया होती है उन्हें अपन अभिकारक कहेंगे, और अभिक्रिया के बाद जो अपन को पदार्थ बनेंगे उन्हें अपन उत्पाद कहेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं जो अभिकारकों से रासायनिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। यानी वो रासायन अभिकारक हैं वो और उत्पाद दोनों क्या होंगे, अपने भिन्न भिन्न होंगे। अब अपन देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों अलग अलग होती है, और जनरली अपन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। यदि कोई क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक अभिकारक रिएक्टेंट अपन एक कोई बोलेंगे। तो यदि कोई क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और उनसे मिलती जुलती परिस्थिति में पुनः उत्पाद वापस अभिकारक या क्रियाकारक नहीं देता, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभिक्रियाएं होती है ये वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल होती है और इनमें धीरे धीरे क्रियाकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं। तो क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है और अंततः शून्य हो जाती है जब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखा है अपन ने, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो अपने पास बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और 2HCl प्राप्त होगा। इसी तरह है पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम क्लोरेट को यदि अपन ने गर्म किया तो ये टूट जाएगा और KCl प्लस ऑक्सीजन दे देगा। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट है, उसको यदि हीट करेंगे तो वो N2 और H2O में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इनसे अपन सिर्फ अभिकारकों से उत्पाद बना सकते हैं, पुनः उत्पाद है वो अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होते। सेकेंड वन है अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और उनके लगभग सेम कंडीशन में ही क्या होते हैं, प्रोडक्ट वापस अपन को रिएक्टेंट दे जाते हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में या बाई डायरेक्शनल होती हैं। इसका एग्जांपल लिया अपन ने HI। तो HI को यदि अपघटित किया जाए ताप में तो ये H2 और I2 में टूटता है। इसी तरह यदि H2 और I2 को पुनः बंद पात्र में लेके अपन गर्म करेंगे तो अपने पास HI गैस बनती है। एक अभिक्रिया यदि अग्र अभिक्रिया है तो उसकी विपरीत अभिक्रिया क्या होगी? पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। जो अग्र अभिक्रिया होगी उसकी डायरेक्शनल होगी दाईं ओर, और जो विपरीत या पश्च अभिक्रिया उसकी डायरेक्शन होगी अपनी बाईं ओर। यानी जो अभिक्रिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रही है वो अग्र है, और जो राइट से लेफ्ट में आती है वो उसकी पश्च अभिक्रिया है। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं? दोनों ही दिशाओं में चलती रहती है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं। और इनके बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है कि जब दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, यानी जो अग्र अभिक्रिया है और जो पश्च अभिक्रिया है इन दोनों का वेग होता है वो इक्वल हो जाता है। और जब ये वेग इक्वल होता है उस समय इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है और समान हो जाती है। और ऐसा लगता है कि अब अभिक्रिया रुक गई, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया रुकती नहीं है, दोनों दिशाओं में चलती रहती है। और दोनों दिशाओं में अभिक्रिया का वेग समान होने के कारण अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन वास्तव में रुकती नहीं है। यह जो अवस्था होती है ये अपनी साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। तो रासायनिक साम्य क्या हुआ? वह स्थिति जब दोनों अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, क्रियाकारकों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, उनकी सांद्रता लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो ये अपन ने रिवर्सिबल के एग्जाम्पल देखे हैं। H2I2 से HI का बनना, N2NH3 N2H2 से NH3 का बनना,
एन NO2 से N2O4 का बनना, SO2O2 से SO3 का बनना, PCl5 का विघटन PCl3 और Cl2 में, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सारी अभिक्रियाएं डायरेक्शनल न होकर दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अब अपन देखेंगे अपना केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य क्या होता है। कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपन ने ली, जैसे A+B रिएक्टेंट है, अभिकारक है, क्रियाकारक है, ये उत्पाद C+D में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, यानी इस अभिक्रिया का कभी भी एंड नहीं होता है। ऐसी स्थिति नहीं आती जब क्रियाकारक और उत्पाद में से किसी एक की सांद्रता 0 हो जाए, जैसी अपन ने इरिवर्सिबल में देखी थी। अर्थात ए, अब अपन इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो ए और बी हैं वो क्रिया करके अपने सी और डी बना रहे हैं, तथा सी और डी पुनः क्रिया करके ए और बी बनाएंगे। तो ये जो अग्र और पश्च अभिक्रियाएं दोनों एक ही समय प्रारंभ होती हैं। प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक होती है, उस समय अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, और जैसे जैसे C+D बनने लगते हैं प्रतीप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जब प्रारंभ में अपन ने सिर्फ रिएक्टेंट लिए हैं, प्रोडक्ट अपने पास 0 है, उस समय अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा। फिर जैसे जैसे क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगेगी। इसका मतलब प्रतीप अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है उस समय दोनों अभिक्रियाओं के वेग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और ये स्थिति अपनी साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। इस साम्यावस्था पे जितने भी क्रियाकारक और उत्पाद हैं उन सभी की सांद्रताएं क्या होंगी, स्थिर हो जाएंगी। अपन को ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया बंद हो गई है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया बंद नहीं होती है, उनकी दोनों दिशाओं का वेग समान वेग से वो गति करती रहती है। इस प्रकार से जिस वेग से क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसी वेग से उत्पाद पुनः क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं उनकी जो स्थिति जब दोनों विपरीत अभिक्रिया समान वेग से होती हैं, यानी एक अग्र अभिक्रिया और एक पश्च अभिक्रिया जब दोनों समान वेग से होती हैं, उस समय क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। ये जो अवस्था है वो अपनी साम्यावस्था कहलाती है। और इस स्थिति में अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं समान वेग से चलती रहती है, इसीलिए जो ये साम्यावस्था है ये एक डायनेमिक या गतिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अपन इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अपन ने रेट और टाइम के मध्य ग्राफ खींचा है, तो प्रारंभ में जो अपनी अग्र अभिक्रिया थी उसका वेग अधिकतम था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है अग्र अभिक्रिया का वेग चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता जाता है, जबकि प्रारंभ में प्रतीप अभिक्रिया का वेग मिनिमम था। जैसे जैसे टाइम के साथ प्रोडक्ट बनने लगते हैं प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है। ये स्थिति अपनी क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। इस जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी पुष्टि के लिए अपन H2I2 की रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे साम्यावस्था में जब H2I2 और 2HI तीनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तब अपन क्या करते हैं, बाहर से थोड़ी सी मात्रा में रेडियो एक्टिव आयोडीन डाल देते हैं इस अभिक्रिया मिश्रण में। विश्लेषण करके देखते हैं तो अपन देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थी वो HI में भी आ रही है और आयोडीन में भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साम्यावस्था है उसमें दोनों अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं और दोनों अभिक्रियाओं के वेग क्या होते हैं, समान होते हैं। अब जो अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जनरली जो इक्विलिब्रियम है वो क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है, यानी जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। सेकंड है, गैसीय अभिक्रिया में साम्यावस्था है वो खुले पात्र में स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि जो गैसीय क्रियाकारक हैं वो क्या करते हैं, खुले पात्र में गति करने लगते हैं, इसलिए जो गैसीय अभिक्रिया होती है उनमें साम्यावस्था खुले पात्र में नहीं होती, जबकि द्रव अवस्था में खुले पात्र में स्थापित हो जाती है। तीसरा है, साम्यावस्था है वो क्रियाकारक और उत्पादों दोनों में से किसी की ओर से भी स्थापित हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले क्रियाकारकों की ओर से स्थापित होगी, दोनों अभिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं तो साम्यावस्था किसी ओर से भी स्थापित हो सकती है। चौथा है, यदि अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक है
तो वो साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी साम्यावस्था की जो स्थिति है, जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो रहा है, ये हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। यदि अपन ने अभिकारक में अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक डाला तो वो सिर्फ अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है। यानी ये जो अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, इसके वेग को थोड़ा सा तेज कर देगा, प्रतीप अभिक्रिया के वेग को थोड़ा सा तेज कर देगा। इसका मतलब जो साम्यावस्था है वो अपन को जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। साम्यावस्था की पोजीशन तो यही होगी, लेकिन वो अपन को तेज वेग से या कम समय में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो उत्प्रेरक है वो अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। साथ ही जो रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम है, उस स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर है अपना द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इसे अपन लॉ ऑफ मास एक्शन या सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं। ये नियम सर्वप्रथम गुलबर्ग व बागे ने दिया था, और इसने इस नियम के अनुसार कहा था कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस नियम को अपन जब अपन रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं तब भी पढ़ते हैं। तो ये जो नियम है ये केमिकल इक्विलिब्रियम के संबंध में ही दिया गया था, और इसने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान होता है, उसका तात्पर्य है उस पदार्थ की मोलर कंसंट्रेशन से। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो जहाँ पे भी सक्रिय द्रव्यमान है उसका मतलब वो उसकी मोलरिटी है, और मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर आयतन में विलय के उपस्थित मोलों की संख्या। तो अपन सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला देखेंगे, विलय के मोलों की या पदार्थ के मोलों की संख्या बटे लीटर में उसका कुल आयतन, तो n बटे v। विलय की जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, वो अपन कैसे निकालते हैं, उसकी ग्राम में मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान या उसका अणुभार। तो यहाँ अपन ने इसे स्मॉल m कैपिटल M से रख लिया। इस स्मॉल m कैपिटल M को अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपना जो सक्रिय द्रव्यमान है उसका फॉर्मूला हो गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v। अब कोई जनरल रिएक्शन ली अपन ने एक जनरल रिएक्शन ली है, N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन सक्रिय द्रव्यमान नियम या जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो लगाएंगे। तो उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग है वो उसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। ये जो इसकी स्टाइक्योमेट्री होती है N1 और N2, ये इन कंसंट्रेशंस की पावर के रूप में आ जाती है। तो इसलिए सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ होता है मोलर सांद्रता से, और मोलर सांद्रता ही उसकी क्या होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, जिसे अपन आगे सक्रियता भी बोल सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया के वेग से तात्पर्य है, इसने कहा था कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग होता है प्रति इकाई समय में क्रिया करने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता। तो अर्थात वेग इक्वल टू क्या होगा, क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अपन जब वेग केमिकल काइनेटिक्स में भी फॉर्मूला लगाते हैं तो जो वेग आर होता है वो होता है dc अपॉन dt। dc यानी क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, और dt यानी समय में परिवर्तन, या वो समय जिसमें क्रियाकारक की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। तो एक जनरल रिएक्शन लिया अपन ने A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है रिवर्सिबल कंडीशन में। तो इसमें अग्र अभिक्रिया के लिए वेग लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो KF है ये अग्र अभिक्रिया का कांस्टेंट है। इसी तरह प्रतीप अभिक्रिया का वेग आएगा तो अपन अपोजिट डायरेक्शन में ये क्रियाकारक बन जाएंगे और ये उत्पाद, तो यहाँ आ जाएगा C और D। यहाँ KF और KB क्या है, अग्र और प्रतीक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये इनके सक्रिय द्रव्यमान या मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। अब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है उसका मतलब दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान हो जाते हैं। तो अपन इन दोनों वेगों को समान करेंगे अग्र और प्रतीप अभिक्रिया के। तो यहाँ KF बटे KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसे अपन एक नया, ये दोनों कांस्टेंट का रेशियो है, इसे एक नया कांस्टेंट देंगे KC जो अपना साम्यावस्था स्थिरांक हो जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या अधिक हो, जैसे ये वाली अभिक्रिया है, 2 A है 1 B है जो 3 C और 1 D बना रहा है, तो इनके लिए KC क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ से जो KC है उसमें क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन।
आगे अपन जहाँ पे भी साम्यावस्था स्थिरांक लगाएंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये C 3 बार आया तो पावर 3, A 2 बार आया तो पावर 2। अब अपन इस तरह ना लिख के इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जितनी बार C आया है वो उसकी पावर में लगा दो, जितनी बार A आया है वो उसकी पावर में लगा दो। तो एक जनरल रिएक्शन लेंगे अपन N1A + N2B से M1C + M2D बन रहा है। इसके लिए KC निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन M1 और M2 जो इसके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है वो इनकी पावर में आ जाएगी, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, इनके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक N1 और N2 है, इनकी पावर में आ गई। ये जो C है ये यहाँ कंसंट्रेशन टर्म को बता रहा है। तो जो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो इस तरह से डिफाइन करेंगे अपन कि एक संतुलित समीकरण में जो इक्वेशन है वो अपनी बैलेंस्ड होनी चाहिए। संतुलित समीकरण में उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल तथा क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल का अनुपात, गुणनफल आगे दोनों के, गुणनफल का अनुपात जब प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक के बराबर हो। यानी ये जो घात है ये क्या है, रिएक्शन में इनके गुणांक के बराबर हों, उस समय इन दोनों का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो ही अपना साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। अब देखेंगे अपन आंशिक दाब के रूप में, ये था कंसंट्रेशन के रूप में जिसे अपन ने KC कहा था, फिर आंशिक दाब के रूप में जिसे अपन KP कहेंगे। तो द्रव और ठोस अभिक्रिया या द्रव विलायक की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर अपन सांद्रता को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो गैसियस अभिक्रिया होती है उनमें सांद्रता को आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन उसकी जगह उसके आंशिक दाब का यूज़ करते हैं। और आंशिक दाब के रूप में जब साम्यावस्था स्थिरांक या KP को प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पे जो साम्यावस्था स्थिरांक KP है वो उसके कुल दाब कैपिटल P के रेशियो में होगा, और जो ये KP में P है, जैसे KC में C कंसंट्रेशन को दर्शा रहा था उसी तरह KP में P है वो प्रेशर को दर्शाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है उसको प्रेशर में किस तरह से चेंज करेंगे, तो इसके लिए एक आदर्श गैस इक्वेशन लेंगे PV = nRT। यहाँ से V को N के नीचे ले आएंगे, ये जो N/V है ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन, जो अपन ने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन देखी थी, देखिए ये वाली, तो ये आ गई इसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के आगे आ गया RT। तो जो P है वो इक्वल होगा मोलर सांद्रता गुणा RT के। इसका मतलब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो एक जनरल अभिक्रिया ली और इसके लिए अपन KP का व्यंजन कैसे लिखेंगे, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। यहाँ अपन ने कंसंट्रेशन ली थी और जो कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल टू है उसके आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के। तो जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन अपन को सिर्फ पार्शियल प्रेशर रखना है, पहले प्रोडक्ट का फिर अपॉन में रिएक्टेंट का। तो KP = प्रेशर ऑफ C की पावर M1, प्रेशर ऑफ D की पावर M2 अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर N1 और प्रेशर ऑफ B की पावर N2। ये यहाँ ये जो KP है ये साम्यावस्था स्थिरांक दाब के रूप में दिखा रहा है। अब है अपना साम्यावस्था स्थिरांक KP या KC का परिणाम, यानी इससे अपन को मैग्नीट्यूड या इसके बारे में क्या जानकारी देती है। तो यदि किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान अधिक है, साम्य स्थिरांक का मान अधिक है, इसका मतलब ये मान या ये मान अधिक होगा, ये अधिक होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अधिक होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने पास कम होगी। इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब अभिक्रिया अधिक सफलतापूर्ण संपन्न हुई है। देखिए यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज़्यादा है यानी ऊपर का ज़्यादा होगा, जो प्रोपोर्शनल होता है वो ऊपर वाला, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो उसके विपरीत। तो यदि KC की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब अपनी अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, अपन को अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी ओर यदि KC का मान कम है, इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता कम है और क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब अपनी जो अभिक्रिया है वो अच्छे से या अधिक सफलतापूर्ण संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक है और उत्पाद अपने पास कम प्राप्त हुए हैं। ओके, थैंक यू। इसके आगे जो अपना सेकंड लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन इसके आगे की, जिसमें KP KC में रिलेशन, इनकी जो फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं वो, और इनकी यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।